Hello, good morning everybody. Now, once again, let's continue with our chapter chemical calculations. Chemical calculation part 1 हम कर रहे थे और सेक्शन 3 हमने पिछले सेशन में करा था और सेक्शन 3 में हमने क्या सीखा था? इडियोमेट्री, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गैस एनालिसिस, वह सीखा था. Now let's start section 4. And in this section 4 we will study about atomic weight and molecular weight and their determination. देखिए, अभी तक इसके पहले जो 3 सेक्शन पढ़े, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इसमें हम एलिमेंट और उनके एटॉमिक वेट पीरियोडिक टेबल से या टैबुलेटेड मैनर में कहीं हमें एलिमेंट और उनके एटॉमिक वेट दिए हुए हैं और हम उस डेटा को यूज कर लेते हैं. ऑक्सीजन की बात चली तो हमने कह दिया एटॉमिक वेट 16. क्यों कह दिया? क्योंकि वो टेबल में दिया हुआ है. एल्यूमिनियम की बात चली तो एटॉमिक वेट हमने कह दिया 27. क्यों कह दिया? क्योंकि उस टेबल में दिया हुआ है. मैग्नीशियम की बात चली तो हमने कहा एटॉमिक वेट 24. क्यों कह दिया? क्योंकि उस टेबल में दिया हुआ है. अरे भाई, यदि उस टेबल में यह एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, तो आखिर उस टेबल में भी यह एटॉमिक वेट आया कैसे? हाउ वी डिटरमाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ वेरियस एलिमेंट, हाउ वी कुड डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, that would be taught in this section. We'll deal with determination of atomic weight and molecular weight, atomic weight of various element and molecular weight of various molecules and compound. That is our concern. देखिए, this determination was done way back in 1500s or 1600s. When a Russian scientist Mendeleev ने बहुत पहले जितने एलिमेंट उस समय पता थे, कुछ 40-50 एलिमेंट उस समय पता रहे होंगे, उन सभी एलिमेंट के एटॉमिक वेट डिटरमाइन करे थे और उन एलिमेंट के एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करके उन्हें ऑर्डर में, सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था. और फिर जब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया तो उसने क्या देखा कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वह पीरियोडिकली रिपीट होती हैं आफ्टर अ फिक्स एटॉमिक वेट. और उस बेसिस पर उसने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए पहला लॉ दिया. व्हाट वाज दैट लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक वेट के बढ़ाने पर, बढ़ते क्रम में जब हम उनको जमाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम उन्हें जमाएंगे तो वो एक पीरियोडिकली वो रिपीट होती है. दिस वॉज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और इस बेसिस पर उसने पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको हम ओल्ड फॉर्म या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं. मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यह जो एलिमेंट है और उनके एटॉमिक वेट है, इनका डिटर्मिनेशन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले 400 साल पहले कर दिया था. उन्हीं कुछ मेथड्स को हम सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं. वंस अगेन तरीका हमारा होगा विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर करके ही सीखेंगे. मैं छोटा सा एक कंसेप्ट, एक आइडिया देता हूं. ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ एटॉमिक वेट से रिलेटेड है. ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ. इस लॉ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लॉ होल्ड ओनली फॉर मेटल्स. मैं पॉइंट वाइज लिखता हूं. It hold only for metals. सिर्फ मेटल्स के लिए ही यह लॉ लगाया जा सकता है. सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक,
लेड, आयरन, ऐसे मेटल्स के लिए यह लॉ लगाया जा सकता है। इट्स एन अप्रॉक्सीमेट लॉ, यह एक्यूरेट लॉ नहीं है। इट्स एन अप्रॉक्सीमेट लॉ, यह एक्यूरेट लॉ नहीं है, यह एक अप्रॉक्सीमेट लॉ है। इस अप्रॉक्सीमेट लॉ के द्वारा we can determine approximate atomic weight using this law. We may determine, or we can determine, in fact, we can determine approximate atomic weight of element, atomic weight of element using this law. इस लॉ के इस्तेमाल करने से हम एलिमेंट का अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। वंस अगेन, देयर इज नो सॉलिड प्रूफ और एक्सप्लेनेशन टू दिस लॉ टिल डेट। इस लॉ के लिए अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। देयर इज नो सॉलिड प्रूफ और एक्सप्लेनेशन to this law till date। अभी तक की तारीख की बात करें, आज तक भी बातचीत करें, तो इस लॉ के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। इट्स टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इट्स ऑब्टेन्ड on the basis of observation, or it's concluded on the basis of observation and experimentation. It's concluded on the basis of experimental observations, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। इस लॉ को हमने जो कंक्लूड करा हुआ है वह सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही हमने इस लॉ को कंक्लूड करा हुआ है, अन्यथा इस लॉ का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं। नाउ व्हाट द लॉ सेज, atomic weight of metal into specific heat in per gram calories per gram per degree centigrade is nearly equal to 6.4। मैं लिखता हूं, atomic weight of metal, atomic weight of metal into its specific heat, its specific heat in calories per gram per degree centigrade is nearly equal to 6.4, not exactly equal to, नियरली इक्वल टू। जरा देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, जो भी मेटल है उसका एटॉमिक वेट इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of 1 gram of metal by 1 degree centigrade। 1 ग्राम मेटल हम लेते हैं, 1 ग्राम मेटल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं।
1 ग्राम मेटल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो भी कुछ हीट आवश्यक है, जो भी कुछ हीट हमें लगेगी, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इन कैलोरीज पर ग्राम इज नियरली इक्वल टू 6.4। सबसे पहली बात, ये सिर्फ मेटल के लिए ही लागू होएगा, नॉन मेटल्स के लिए लागू नहीं होएगा। इट डज नॉट होल्ड फॉर नॉन मेटल्स। मैं ये बात भी लिखता हूं, इट डज नॉट होल्ड फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए नहीं लगेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, इनके लिए यह लॉ नहीं लगेगा। यह लॉ किसके लिए लगेगा? सिर्फ मेटल्स के लिए। एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके लिए यह लॉ लगेगा। दूसरी बात इट्स अप्रोक्सीमेट लॉ। देखिए नियर इक्वल साइन लिखा है मैंने, यह जो नियर इक्वालिटी साइन लगाया है, नियर इक्वालिटी का मतलब हुआ कि यह अप्रोक्सीमेट लॉ हुआ, एग्जैक्टली इक्वालिटी नहीं लगाया। हम इससे जो मेटल्स हैं उनका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट डिटरमाइन कर पाएंगे। कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये 6.4 कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे मैथमेटिक्स है, क्या इसके पीछे थियोरी है, क्या फिजिक्स है, हमें कुछ भी नहीं पता। अभी तक तो हमें नहीं पता है, आपके लिए ओपन है, यू में वर्क ऑन इट और यह साबित करने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। इस लॉ को पूरी तरह से हमने सभी मेटल्स के लिए ही ऑब्जर्व करा है भाई। एल्यूमिनियम के लिए देखा, मैग्नीशियम के लिए देखा, हर एक के लिए ये चीज लगती हुई देखी और रफली हमने यह बात कह दी। इधर मैं स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिख देता हूं। स्पेसिफिक हीट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ मेटल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं यह डेफिनेशन इधर लिख देता हूं। Specific heat is heat required to increase heat required to increase 1 degree centigrade for 1 gram of the metal. This is specific heat and it should be written in calories only. Specific heat calories में होना चाहिए। हीट हम जूल्स में भी लिख सकते हैं, उसे कन्वर्ट करना होगा कैलोरीज में। स्पेसिफिक हीट कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई हो, उसे सब्स्टिट्यूट इधर करा जाना चाहिए। दिस इज डियोलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ। वी विल बी यूजिंग दिस लॉ इन दिस सेक्शन। अब एनीवे वंस अगेन थियोरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और वंस अगेन मैं पीएफपी के प्रॉब्लम्स कराऊंगा एंड एवरी थर्ड प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड बाय मी। सॉल्व्ड प्रॉब्लम इस सेक्शन में जो दे रखे हैं, देयर आर 6 सॉल्व्ड प्रॉब्लम और ये सभी ऑल द 6 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स आर फॉर यू। While in PFP section the problems are 30. Once again every third problem would be solved by me और मैं इधर भी चलिए 3n प्रॉब्लम ही सॉल्व करता हूं, जिससे कि लास्ट प्रॉब्लम भी मेरे हिस्से में ही आ जाए। 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30 यह सारे प्रॉब्लम्स मैं करता हूं, बाकी आप करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम पढ़ना चालू कर दीजिए प्लीज। चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम हम सबसे पहले करते हैं और सीखते हैं कि कैसे एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करे जाते हैं। फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, 1.08 grams of metal, 1.08 grams of a metal
it get dissolved in 0.49 grams of H2SO4. 0.49 grams of H2SO4. If specific heat of metal is, metal की specific heat दी हुई है, specific heat is 0.06 calories per gram. What is the atomic mass? अब इस मेटल का एटॉमिक मास क्या है? अब देखिए, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, यार एटॉमिक मास तो ऐसे निकल जाएगा, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, तो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ से हम यह बात लिख देंगे कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट into specific heat is 6.4. तो इससे एटॉमिक मास तो ऐसे ही आ जाएगा? नहीं, इससे एटॉमिक मास कहां आया? इससे तो जो एटॉमिक मास आया है वह अप्रॉक्सीमेट है, इट्स नॉट एक्यूरेट एटॉमिक मास। हमसे एलिमेंट का एक्यूरेट एटॉमिक मास पूछा गया है। एक्यूरेट एटॉमिक मास निकालने के लिए चलिए हम सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास तो निकाल ही लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट 0.06 इज नियरली इक्वल टू 6.4। तो अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास इधर से हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻²/6। तो अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास जो हमें दिखने लगा दैट इज 106.66 समथिंग। यह अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास हुआ। इससे हमें अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास मिल रहा है। इसका मतलब जो एक्यूरेट एटॉमिक मास है वही इसी के कहीं आसपास है। वह 104 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, 106 भी हो सकता है, 107 भी हो सकता है, 108 भी हो सकता है। इससे प्लस माइनस में कुछ एटॉमिक मास है। अब वह एक्यूरेट एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए हमें यह डेटा दे दिया गया। मेटल कंबाइंस विथ H2SO4। अब देखिए, यह जो मेटल है M, इसके हैं 1.08 ग्राम्स और यह कंबाइन कर रहा है H2SO4 के, और इसके हैं 0.49 ग्राम्स। यह तो वेट रेशो हुआ। अब हम अप्रॉक्सीमेट मोल रेशो निकालते हैं। मोल रेशो हम 1.08 डिवाइडेड बाय अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास, और इसका हुआ 0.49/98। अब मैं कहता हूं कि यह जो मोल रेशो है इट मस्ट बी इन इंटीग्रल रेशो। यह इंटीग्रल रेशो में ही होना चाहिए। या तो वहां पर बनेगा इन दोनों के मिलाने से M2SO4, यदि मोनोवैलेंट मेटल है तो। यदि यह मोनोवैलेंट है तो M2SO4, डाइवैलेंट है तो MSO4, और ट्राइवैलेंट है तो M2SO3 होल SO4 होल थ्राइस। यह ट्राइवैलेंट के लिए। What I mean to say is it must be in simplest integral ratio, either 2:1, either 1:1, either 2:3। ये कंपल्सरी है। तो यह जो मोलर रेशो है इसको सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशो में होना चाहिए। जरा देखिए, इधर यह रेशो बन रहा है 0.005,
इसे भी मल्टीपल ऑफ दिस होना चाहिए। अभी यह दिखा है 0.01, तो यह है 1:2 के रेशो में, सिंपलेस्ट। इसका मतलब है कि यह मोनोवैलेंट मेटल है, यह मोनोवैलेंट मेटल है, और वहां पर जो सल्फेट बन रहा है वह M2SO4 है, और इसका मतलब है कि यह रेशो, सिंस दिस परफेक्टली 1.005 और 1:2 के रेशो बनाने में 1 होना चाहिए, इसका मतलब एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो होना चाहिए वह 108 होना चाहिए, एंड इट्स सिल्वर, वह सिल्वर मेटल होना चाहिए, इट्स अ सिल्वर मेटल। In this manner we concluded the exact atomic weight। यह तो रफ एटॉमिक वेट आया था, और इस रेशो से हमने यह बात समझ ली कि इसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट 108 होना चाहिए, विच इज क्लोज टू 106। और रफ एटॉमिक वेट से ही हमने रेशो निकाला, एक रफ रेशो, और रफ रेशो का H2SO4 के साथ में रेशो देख लिया और उसको सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशो कहा। कंपल्सरी और सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशो ही होना चाहिए, और इस तरीके से हम एग्जैक्ट एटॉमिक वेट डिटरमाइन कर लेते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए। अब 6th प्रॉब्लम करेंगे हम। चलिए 6th प्रॉब्लम करते हैं अब। Calculate the radius of spherical water molecule if density is 1 gram per ml। प्रॉब्लम में वाटर को एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल एज्यूम करने के लिए कहा है। एज्यूम दैट वाटर इज अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल and if its density is 1 gram per ml, then what would be the radius? Although water molecule spherical होता नहीं है, मगर इस प्रॉब्लम में यह एज्यूम करना है स्फेरिकल वाटर मॉलिक्यूल, और इसका रेडियस पूछा गया है, डेंसिटी दे दी गई है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछा गया है, और उसकी डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर ml और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर ml इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, हम इसे सॉल्व करने के लिए 1 मोल वाटर लेते हैं। 1 मोल वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल जब हम वाटर लेंगे तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, n मॉलिक्यूल्स, इट वुड कंटेन n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कहती है कि जब भी 1 मोल आप किसी भी कंपाउंड को लोगे तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे उसमें, और उसका वजन होगा 18 ग्राम्स। 1 मोल, सिंस इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 18, वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वह 18 है, इसलिए वो 18 ग्राम्स होंगे। और डेंसिटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं 18 ग्राम्स ऑफ वाटर वुड ऑक्यूपाई 18 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास की जगह 18 ग्राम्स, डेंसिटी की जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज equivalent to 18 grams upon 1 gram per centimeter cube. So this is also equivalent to 18
सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, इफ रेडियस इज r, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वह 4/3 पाई आर क्यूब। इफ r इज द रेडियस, इधर लिख देता हूं, इफ r is the radius, now the volume of Avogadro's number of molecules, एक मॉलिक्यूल का यह वॉल्यूम है, तो Avogadro's number of molecules का वॉल्यूम क्या होगा, n into 4/3 pi r cube. This is the volume of Avogadro's number of molecules and this is equal to, अभी अभी हमने लिख दिया है 18 सेंटीमीटर क्यूब. This is volume of n molecules. और इधर से r क्यूब के लिए हम एक्सप्रेशन लिख देंगे 3 into 18 सेंटीमीटर क्यूब बाय 4 पाई n. और इधर से रेडियस के लिए एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, रेडियस वुड बी क्यूब रूट ऑफ 3 into 18 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 4 into पाई की जगह 3.14, एवोगैड्रोस नंबर की जगह 6.023 into 10 to the power 23. This is the radius of water molecule if it were assumed to be spherical. बड़े ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर क्यूब का जब क्यूब रूट लेंगे तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, तो 3 into 18 54 हो गया. और सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस वुड गिव मी द रेडियस इन सेंटीमीटर्स. हमने वाटर मॉलिक्यूल को स्फेरिकल माना जैसा कि प्रॉब्लम में दिया हुआ है. इसका रेडियस पूछा गया था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इफ रेडियस इज r, तो एक एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यदि वो स्फेरिकल है तो. डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दी हुई है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम पर cc, यूनिट में कन्वर्जन कर दिया. इसके लिए हमने 1 मोल वाटर का लिया. 1 मोल वाटर में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे और 1 मोल वाटर का जो वेट होगा दैट वुड बी 18 ग्राम्स. 18 ग्राम्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा दैट इज 18 सेंटीमीटर क्यूब. सो 18 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम यह है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम यह होगा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर क्यूब. हमने आर क्यूब के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया. दिस इज द आंसर to the problem, the 6th problem. Now start reading 9th problem.